हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए अपने चैनल एग्जाम परिवार की तरफ से मौलिक अधिकार पार्ट 1 लेके आए हैं। हमारा टॉपिक मौलिक अधिकार आपको 3 पार्ट में मिलेगा और हमारा पूरा ये प्रयास रहेगा कि पुलिस लेवल, एसएससी जीडी लेवल का एक भी क्वेश्चन छूट के ना जाए। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में इनका वर्णन है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में? तो भाग 3 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेकर 35 तक। मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में आवश्यक हैं। अर्थात मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास में आवश्यक हैं। मौलिक अधिकारों को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगर हम अपने इतिहास की बात करें तो मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में पहले राजतंत्र था। वहाँ के राजा जॉन ने 1215 ईस्वी में कुछ लोगों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए, जिसे मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र कहा गया। अमेरिका में मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इस वजह से भारतीय संविधान के भाग 3 या मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त हैं। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। अब हम ये देखेंगे, अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि मौलिक अधिकार क्या ये राज्य के विरुद्ध हैं, राज्य के विरुद्ध हैं। ये है क्या? मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध अधिकार हैं। अर्थात ये राज्य के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। प्रतिबंध लगाने का मतलब है ये राज्य के लिए नकारात्मक आदेश हैं। अर्थात ये मौलिक अधिकार कहते हैं कि राज्य आप ये कार्य नहीं कर सकते। और ये जो मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों को प्राप्त हैं। तो नागरिकों के लिए ये सकारात्मक आदेश हैं। ये सकारात्मक कैसे हैं कि यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो तो हम सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। इस हिसाब से हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन हुआ? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। अगर हम किसी भी वाद विवाद के लिए कोर्ट जा सकते हैं तो वो न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय है। अर्थात उन्हें न्यायपालिका लागू कर सकता है। अब एक वाद आया कि क्या मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। आपातकाल में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। संसद कानून बनाकर हमारे मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकती है। बाद में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि कुछ भी हो जाए, अनुच्छेद 20 और 21 ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे। इसको हम ध्यान कैसे रखेंगे 44 को? तो 4 + 4 = 8। अब आगे मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी या वैधिक या विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तो
व्यक्ति हर किसी मैटर के लिए कोर्ट चला जा रहा था। हमारी सरकार हमारे देश का विकास रुक रहा था क्योंकि सरकार कुछ ऐसे प्रस्ताव लेके आई, जैसे टैक्स लगाया, भूमि का अधिग्रहण किया, संपत्ति को अधिग्रहित किया, तो लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि चूंकि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, तो व्यक्ति पूरी तरीके से उसको ग्रहण करने का अधिकार था। बाद में सरकार ने संपत्ति के अधिकार को कानूनी या वैधिक अधिकार बना दिया गया। यदि आपकी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो उसका आपको उचित मुआवजा मिलेगा। मूल संविधान में 7, तो वर्तमान में अब कितने मौलिक अधिकार रह गए? 6 मौलिक अधिकार रहे। नंबर 1 समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के द्वारा हमको ये प्राप्त हैं। अब हम इनका बारी बारी से विधिवत तरीके से अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर ये 12 और 13 क्या है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार राज्य में क्या क्या सम्मिलित हैं? भारत व राज्य सरकारें, जिला बोर्ड, पंचायती राज, जीवन बीमा, बैंक, रेलवे, विश्वविद्यालय, वैष्णो देवी का मठ आदि। इनमें से कोई भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि ऐसा उसने किया तो उसके विरुद्ध हम कोर्ट जा सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सा अधिकार, कौन सा न्यायाकरण, कौन सा संगठन राज्य है। तो आप ये ऐसे ध्यान रखना कि जहां जहां सार्वजनिक पैसा लगा हो, जहां जहां सरकारी पैसा हो, वो राज्य है। अब हम अनुच्छेद 13 पढ़ेंगे। इसमें मूल अधिकारों की प्रकृति का व्यापक वर्णन और विश्लेषण किया गया है। यह है क्या? इसमें मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। जो अनुच्छेद 13 कहता है प्रकृति, वो क्या है? हमारे मौलिक अधिकार भूतलक्षी या भविष्यलक्षी विधियों से प्रभावित नहीं होता। अर्थात भूतकाल में यदि कोई ऐसा नियम था या भविष्य काल में यदि कोई ऐसा नियम बना जो हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डाले, तो वो नियम लागू नहीं होगा। हमारा मौलिक अधिकार यथावत रहेगा, क्योंकि हमारे संविधान में व्यक्ति को ही सर्वोच्च कहा गया है, क्योंकि संविधान का सार व्यक्ति में है। इस वजह से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। इसी अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। यहां से क्वेश्चन आता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 13 के द्वारा। अब हम आगे ये देखेंगे कि 6 मौलिक अधिकार डिटेल में कौन कौन से हैं। नंबर 1 समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसमें अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें 2 बातें कही गई हैं। नंबर 1 विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन की देन है और ये विधि के शासन का नकारात्मक दृष्टिकोण है। इससे 3 अर्थ निकलते हैं। वो क्या? भारत में विधि का या कानून का शासन है। नंबर 2 देश में सभी व्यक्ति समान कानून के अधीन हैं। नंबर 3 कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भारत में विधि का शासन है, अर्थात कानून से ऊपर कोई नहीं।
और जब कोई नहीं तो एक समान कानून के अंदर उसके नीचे सभी हैं। कोई भी व्यक्ति भारत में कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या एक गांव का प्रधान या आम जन। हर व्यक्ति एक समान कानून के अधीन है। अब इसी में दूसरा भी कहा गया है, वो क्या है कि विधियों के समक्ष क्षमता के अलावा दूसरा क्या है, विधि के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है और इसका ये सकारात्मक दृष्टिकोण है। इसके तहत समानता का अर्थ सबकी समानता ना होकर समानों में समानता है। अर्थात इसमें क्या कहा गया है, समानों में समानता। ये समानों में समानता कैसा है? इस समानों में समानता का मतलब है कि एक समान कानून के अधीन सब बराबर हैं। जैसे एक शहर का डीएम दूसरे शहर के डीएम के समतुल्य होगा। वहां पर ये नहीं कह सकता एक चपरासी कि हम 14A में ये कहा गया है कि सब कानून के अलावा बराबर हैं, तो एक चपरासी चपरासी के लेवल का बराबर है, आईएएस के लेवल का बराबर है। यहाँ ये पॉजिटिव यहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें अनुच्छेद 14 में सर्वांगीण समानता का वर्णन है। अब इसके तहत आगे अनुच्छेद 15 में क्या है कि इसमें सामाजिक समानता का वर्णन किया गया है। सामाजिक समानता में इसमें कुछ बातें कही गई हैं, वो क्या है? 15(1) कहता है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग, वेद, मूल वंश, निवास स्थान, जन्म स्थान इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(2) क्या कहता है? इन्हीं सब के आधार पर दुकानों, होटल, सार्वजनिक भोजनालय, सभागम के स्थानों एवं राज्य निधि के द्वारा पोषित कुएं, नलकूप, तालाब, सड़क, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये क्या है? ये हमारे यहाँ सामाजिक समानता का वर्णन है कि हमारे देश में हर व्यक्ति सामाजिक तौर पर बराबर है, कोई भी ऊंच नीच, छोटा बड़ा नहीं है। अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं, वो क्या है कि 15(3) कहता है, राज्य स्त्रियों और बच्चों को विशेष सुविधा दे सकता है। इसी आधार पर महिलाओं को आरक्षण या रिजर्वेशन मिला हुआ है। और इसमें अगला अपवाद क्या है? 15(4) इसमें कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए व्यक्तियों तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को राज्य विशेष सुविधा दे सकता है। और यही ओबीसी, एससी और एसटी को आरक्षण का आधार है। अभी क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है वो किस आधार पर? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण के आधार पर। बाद में 15(5) भी जोड़ा गया। इसे 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत राज्य को यह अधिकार दिया गया कि वह ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकते हैं। और ये शैक्षणिक संस्थान राज्य के द्वारा अनुदान प्राप्त, निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब इसके बाद हम अनुच्छेद 16 पर आ रहे। इसमें अवसर की समानता है। इसमें कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में राज्य के द्वारा किसी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास स्थान आदि के आधार पर या किसी एक के आधार पर सरकारी पदों की नियुक्ति
या नियोजन में अवसर की समानता से वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि राज्य किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति, धर्म, लिंग भेद, निवास स्थान, मूल वंश, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर जब सरकारी नौकरी या कोई योजना, प्लानिंग, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अब इसमें अनुच्छेद 16(4) कहता है कि अगर सरकारी नौकरियों में ओबीसी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसे विशेष सुविधा दी जा सकती है। इसी के आधार पर हमारे भारत में रिजर्वेशन या आरक्षण दिया गया है। वो भी कैसे कि अगर सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए व्यक्तियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसे विशेष सुविधा दी जा सकती है। फिर बाद में क्या हुआ, 1979 में जनता पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। इन्होंने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग वीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित किया, भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में। उसने ओबीसी को रिजर्वेशन या आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया। बाद में 1990 में वीपी सिंह की जब सरकार आई, उन्होंने सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण देने की घोषणा की। किसके आधार पर? मंडल कमीशन के आधार पर। अब अनुच्छेद 17, इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया। इसमें कहा गया कि इसका किसी भी रूप में आचरण दंडनीय अपराध है। इस अनुच्छेद के द्वारा ही हमारे भारत में पूरी तरीके से छुआछूत का अंत कर दिया गया। बाद में ये नियम बनाया गया अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में, उसको संशोधित कर दिया गया 1976 में, उसको नाम दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसके आधार पर अब ये है, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के मामले में दोषी पाया जाता है तो उसको चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होगा। अनुच्छेद 18, यह अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है। इस अनुच्छेद के आधार पर हमारे यहाँ उपाधियों का पूरी तरीके से अंत किया गया। अंत कैसे? ये अनुच्छेद समानता का उल्लंघन था। हमारे देश में कुछ लोगों को जन्मजात उपाधियां प्राप्त थीं, इससे असमानता बढ़ती थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद जन्म आधारित उपाधियों का अंत करता है, ना कि कर्म आधारित उपाधियों का। इस लेक्चर में अभी हम इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम इसका आगे वाला पोर्शन लेके आएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्जाम परिवार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।